हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके आया हूँ, ओलिगोपोली। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करूँगा आपके साथ डिटेल में, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेटनेस अंडर ओलिगोपोली। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ओलिगोपोली में प्राइस एंड आउटपुट को डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी जो मार्केट्स हैं उसमें डिमांड कर्व का पता होता है, कॉस्ट कर्व्स का पता होता है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी काफ़ी आसानी से निकल जाती है। मगर ओलिगोपोली के अंडर प्राइस एंड आउटपुट को डिटर्मिन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी डिस्कस की हैं, और इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जा सकता है वो चीज़ भी मैंने डिस्कस की है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है अपने आप में, तो आप आराम से सुने और सारा का सारा सुने। स्किप करेंगे तो आपको बीच में समझ आना बंद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। In market structure other than oligopoly, price and output are determinate। अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखें कोई भी ओलिगोपोली के अलावा, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली देखें या मोनोपोलिस्टिक देखें, तो उसमें जो प्राइस एंड आउटपुट है वो डिटर्मिनेट है। एमसीएमआर को नीचे से काटती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है। हाउएवर अंडर ओलिगोपोली, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द अदर फर्म्स to price changes made by some firms and absence of well-defined specified goals, it is not easy to explain determination of price and output। क्योंकि ओलिगोपोली के अंडर इंटरडिपेंडेंस होती है, फर्म्स के बीच में आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। एक फर्म के प्राइस एंड आउटपुट दूसरी फर्म के प्राइस एंड आउटपुट को असर डालते हैं। मोर ओवर जो कंपनी के जो गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, किसी का मार्केट कैप्चर करना है, किसी का मार्केट लीडर बनना है। अलग अलग गोल है, इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और प्राइस और आउटपुट को पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। It has been held that competition between sellers can result in competitive price। अगर कंपटीशन होगा सेलर्स के बीच में तो कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा। अ मोनोपोली प्राइस, अ डिटर्मिनेट प्राइस बिटवीन देम एंड इनडिटर्मिनेट प्राइस इन बिटवीन देम, अ परपेचुअली ऑस्किलेटिंग प्राइस एंड नो चेंज इन द प्राइस एट ऑल। भाई कई सिचुएशन आ सकती हैं। पहला कॉम्पिटिटिव प्राइस आ सकता है अगर आपस में कंपटीशन करने बैठ गए। अगर मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकते हैं अगर फ्यू फर्म्स हैं कि हाई प्राइस चार्ज करने लग जाती हैं। कभी वो कंपटीशन करेंगी, कभी वो सेल्स प्रमोशन करेंगी, कभी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगी। इतना ज़्यादा प्राइस को फ्लक्चुएट करेंगी, प्राइस को इतना ज़्यादा चेंज करेंगी कि एग्जैक्ट प्राइस को डिटर्मिन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स now believe that price and output are generally indeterminate because of the specific nature of oligopolistic market। तो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो यही मानते हैं कि जो प्राइस एंड आउटपुट है उसको डिटर्मिन करना मुश्किल हो जाता है। प्राइस इतना ऊपर नीचे करते हैं, कभी कंपटीशन एकदम से खोल देते हैं। अब जैसे जियो है, रिलायंस जियो, वो आया एकदम सस्ते में माल बेचने लग गया और एकदम से आस्ता आस्ता 30-40 रुपए बढ़ा बढ़ा के अब 500 600 700 पे प्लान ले आया। समझ गए बात। तो ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट है इसके अंदर कॉजेज ऑफ इनडिटर्मिनेटनेस अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंडर इनडिटर्मिनेटनेस के वजह क्या है? ये जो प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेट है, मतलब हम पता नहीं लगा पा रहे कि एग्जैक्ट प्राइस एंड आउटपुट क्या है, उसको डिटर्मिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह हम डिस्कस करेंगे। इट इज स्ट्रेस्ड that interdependence of firms, certainly about the reaction pattern of the rival, and skepticism about the profit maximizing goal make it impossible to arrive at determinate solution to price and output problems under oligopoly। तो इंट्रोडक्शन में ये लिख दिया कि भाई हमें ये नहीं पता कि एक फर्म जो है जो भी काम करती है वो दूसरी फर्म के हिसाब से जो उसके राइवल्स हैं उनके गोल्स क्या हैं, उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है, इस वजह से इनडिटर्मिनेटनेस आती है। अब इसके जो मेन रीजंस हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। नंबर 1, interdependence resulting in indeterminateness of the demand curves facing oligopolistic firm। सिंपल वर्ड्स में इंटरडिपेंडेंस जो है उसकी वजह से इनडिटर्मिनेटनेस आती है डिमांड कर्व की। डिमांड का पता ही नहीं लगती कैसी है, ठीक है ना। इस पे मैं पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। द डिमांड कर्व्स फेसिंग अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेट because it does not know as to how the rival firms will react to its move to lower price। अगर एक कंपनी ने प्राइस कम किया
तो ये जो डिमांड कर्व एनालिसिस है ये कहता है कि भाई प्राइस गिराया तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, डिमांड में इतना इंक्रीज होगा। मगर अगर एक कंपनी प्राइस गिराती है तो बाकी राइवल कंपनीज भी प्राइस गिरा देंगी। क्या पता प्राइस गिराने से डिमांड हल्की सी बढ़े इसकी, क्या पता वो डबल प्राइस गिरा दें तो उल्टा डिमांड गिर जाए, क्या पता कुछ भी हो जाए। समझ आ गई बात। तो इस सिचुएशन में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि बाकी जो राइवल्स हैं वो क्या करें, इस वजह से डिमांड कर्व एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इट इज़ पॉसिबल दैट द राइवल फर्म्स डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन देयर प्राइजेस, और इफ they decide to make some changes in their prices, what exactly the amount of changes will be is difficult to guess। तो अगर एक कंपनी ने प्राइस गिराया, एग्जैक्टली उसे डिमांड का सिर्फ तभी पता लग सकता है जब बाकी फर्म्स या बाकी राइवल फर्म्स प्राइस ना गिराएं। बट इन रियलिटी बाकी जो राइवल फर्म्स हैं वो भी प्राइस गिरा देंगी, तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई डिमांड कितनी बढ़ेगी या बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी। देयरफॉर द डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म इज़ डिफ़िकल्ट टू नो। इस वजह से जो ओलिगोपोलिस्ट है उसकी डिमांड कर्व को पता लगाना इम्पॉसिबल है, इनडिटर्मिनेट है। दिस implies that the question of price and output determination cannot be suitably solved within the framework of neoclassical theory। जो न्यूक्लासिकल थ्योरी है उन्होंने तो बताया ए आर एम आर एम सी नीचे से काटो इक्विलिब्रियम बना दो, मगर ओलिगोपोली में ए आर कहाँ से बनाओगे? ए आर डिमांड कर्व होती है, डिमांड कर्व का ही नहीं पता, तो फिर ए आर नहीं बनेगी तो एम आर कैसे बनेगी? तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व है। इस वजह से भी ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेट होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज इन द ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स। तो जितनी भी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स हैं इनमें क्या है? इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज, कुछ पता नहीं क्या हो जाए, कभी मोटिव कुछ और हो जाएगा, कभी मोटिव प्रॉफिट बनाना हो जाएगा, कभी मोटिव सेल्स बढ़ाना हो जाएगा, कभी राइवल को उड़ाना हो जाएगा। समझ गए बात? Oligopolistic interdependence often leads to such uncertainties that systematic analysis of price and output determination under oligopoly is difficult। ये जो आपस में फर्म्स का इंटरडिपेंडेंस है ये ऐसी ऐसी अनसर्टेनिटीज क्रिएट करता है जिसकी वजह से सिस्टमेटिक तरीके से हम प्राइस एंड आउटपुट कितना होगा ये पता नहीं लगा पाते। अकॉर्डिंग टू विलियम जे बॉमल, बॉमल कौन है? जिन्होंने बॉमल्स का सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, राइवल्स में डिसाइड टू गेट टुगेदर एंड कोऑपरेट इन द परस्यूट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एट लीस्ट सो फार सो द लॉ अलाउज, और एट द अदर एक्सट्रीम दे मे ट्राई टू फाइट ईच अदर टू द डेथ। या वो कहते हैं कि राइवल्स या तो आपस में हाथ मिला लेंगे, या जिस हिसाब से लॉ प्रमोट करता है कि लॉ कहता है कि कंपटीशन लॉज होते हैं हर एक कंट्री में कि आपस में कंपनीज मिल सकती हैं, उस हिसाब से एक दूसरे से हाथ मिला के कंपटीशन को ख़त्म कर देते हैं और उसको कोलिजिव ओलिगोपोली की तरह जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। या दूसरी तरफ आपस में compete करके एक दूसरे को डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं। जो कमज़ोर कंपनी है उसकी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। इवन इफ दे एंटर इनटू एग्रीमेंट इट मे लास्ट और एट मे ब्रेक डाउन। अगर वो एग्रीमेंट करते भी हैं तो एग्रीमेंट चलेगा या नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड द एग्रीमेंट फॉलोज अ वाइड वेराइटी ऑफ पैटर्न्स, और जो भी एग्रीमेंट बनाएंगे उनमें भी कई टाइप के पैटर्न्स हैं। तो अगर आप दिमाग से सोचें तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा ओलिगोपोली में। क्या पता वो आपस में मिले हों, क्या पता ना मिले हों, क्या पता आपस में compete कर रहे हो, कुछ पता नहीं। ये सारी अनसर्टेनिटीज हैं। एज अ रिजल्ट वेरियस इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ओलिगोपोली टू एनालाइज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। इस वजह से कई डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं। उनके मॉडल्स के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये फलां अजम्पशन ले लें तो ये प्राइस एंड आउटपुट हो जाएगा। कौन कौन से मॉडल्स हैं मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लिखना भी पड़ता है, डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द एजम्पशंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म एंड द रिएक्शन पैटर्न ऑफ द राइवल्स इन द ग्रुप। जो मॉडल्स हैं वो कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं कि अगर एक फर्म ये करेगी तो दूसरी फर्म ये करती है तो कैसा होगा, तो कुछ एजम्पशन सेट कर लेती हैं, उस हिसाब से प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन करती हैं। ऑल्दो दीज एजम्पशंस facilitate analysis of an oligopolistic firm and provide determinate solution to price and output problems, they are highly questionable। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स तो बना लिए हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, मगर वो क्वेश्चनेबल है। हमें कैसे पता लगेगा कि दूसरी फर्म क्या कर रही है?
हम कैसे एज्यूम कर लें, एजम्पशंस ही उल्ट पुल्ट है उनकी, समझ की बात। तो कहने की बात ये है कि उनकी एजम्पशंस ही क्वेश्चनेबल हैं और वो पूरे के पूरे मॉडल भी क्वेश्चनेबल हैं। जब भी मैं सारे मॉडल्स कराऊंगा तो उनकी क्रिटिसिज्म भी आपको साथ के साथ ही बताऊंगा। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है क्वेश्चनेबल वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। ओलिगोपोली के अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स हैं वो और एक दूसरे की वो जान खाती रहती हैं और एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि दूसरी कंपनी को कब हम मार्केट से आउट कर दें और अपना मोनोपोली बना के प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। द न्यू क्लासिकल प्राइस थ्योरी एज्यूमिंग दैट द बिजनेस firm aims at profit maximization provides a determinate solution to price and output problem in the market structure other than oligopoly। जो न्यू क्लासिकल के मॉडल थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले, MC इज इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, वो अच्छे तरीके से डिटर्मिन करते हैं प्राइस एंड आउटपुट, मगर ओलिगोपोली की नहीं करते, बाकी मार्केट्स की करते हैं। समझ के बात। सम इकोनॉमिस्ट हाउएवर क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस इन ओलिगोपोली। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ओलिगोपोली में होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेल्स बढ़ाने की पड़ी होती है उनको, जिनमें एक ये भी है विलियम जे बॉमल। विद द मैनेजरियल रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो मैनेजरियल रेवोल्यूशन है, द पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर हैज बीन अंडरमाइंड in the corporate enterprise. The economists now do not seem to be sure about the objectives of an oligopolistic firm। जैसे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में रेवोल्यूशन आया है और शेयर होल्डर्स की पावर कम और मैनेजर्स की पावर ज़्यादा हुई है, वैसे वैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो मतलब जो मोटिव है वो कहीं पीछे चला गया है। आजकल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मोटिव जो है ज़्यादा फोकस करता है। तो आजकल क्या है, आजकल बेसिकली सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है। पहले क्या होता था, ओनर फैक्ट्री में बैठता था और मैनेज करता था अपने आप। आजकल क्या है, ओनर्स घरों में बैठते हैं। ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो ओनर्स आराम से घरों में बैठते हैं, डिविडेंड खाते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं मैनेजर्स के ऊपर। ठीक है, it is this reason why they are not in agreement on the goal of a modern corporate enterprise which is normally oligopolistic in character। इस वजह से जो ओलिगोपोली है इस पे पुराने सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। विलियम जे बॉमल, जो बॉमल थे, is of the view that modern business firms aims at sales revenue maximization rather than profit maximization। बॉमल ने कहा था कि आजकल जितनी भी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती हैं या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती हैं बजाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। आर मैरिस, like Baumol, believes that profit maximization is not the major objective of a modern firm। He however differs from Baumol on the goal of a business firm and asserts that modern business firm aims at maximization of balanced growth rate। मैरिस ने भी यही कहा था कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मकसद नहीं होता, मगर उन्होंने कहा था बॉमल से अलग। उन्होंने कहा था कि भाई मेन मकसद है बैलेंस ग्रोथ रेट को आगे करना। बैलेंस ग्रोथ रेट क्या होता है, ये मैरिस मॉडल मेरा अलग से एक मॉडल है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों को इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिरेट एंड मार्श, RM सिरेट एंड JG मार्श। इनकी प्रोनाउंसिएशन उल्ट पुल्ट हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से इनको बुलाया जाता है। आर ऑफ द व्यू, उनका व्यू कहता है दैट द गोल्स ऑफ द फर्म आर डिटर्मिन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो गोल है, कंपनी का मकसद है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। द कंट्रोवर्सी अबाउट द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेट एंटरप्राइज या एंटरप्राइजेस विच आर ओलिगोपोलिस्टिक इन देयर कैरेक्टर हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड एंड has thus become additional factor leading to indeterminacy of the price and output under oligopoly। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्म के वही क्लियर नहीं है। कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है ये ऑब्जेक्टिव है, दूसरा कह रहा है दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा बंदा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दे रहा है। तो जब ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है तो इससे इनडिटर्मिनेटनेस ओलिगोपोली में और ज़्यादा बढ़ के आती है। अब इसका हल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस पर भी मैंने लिखा हुआ है। Determinate solution to price and output problems under oligopoly। ओलिगोपोली के अंडर एक डिटर्मिनेट सॉल्यूशन कैसे पता लगा सकते हैं? हम कैसे पता लगाएंगे कि एक अच्छा सॉल्यूशन है, एक डिटर्मिनेट सॉल्यूशन है जो प्राइस एंड आउटपुट को अच्छे तरीके से डिटर्मिन कर सके? उसके भी कई तरीके। Indeterminateness under oligopoly implies that there is not enough information available to give an unambiguous answer as to how price and output will be determined in the market structure under certain conditions। ये जो indeterminateness है ये हमें पता ही नहीं लगाने देती कि प्राइस एंड आउटपुट ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में किस टाइप से है। This definitely
is a confusing situation from the point of view of the economist who have constantly struggled to prevent the determinate solution. ठीक है, तो बेसिकली ये उनके लिए एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है जो प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करना चाहते हैं कि ओलिगोपोली में कितनी है. However, these efforts are not entirely satisfactory. On the whole, we can divide the theories which attempt to provide determinate solution to price and output problems under oligopoly into 4 different groups. तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स या 4 डिफरेंट पार्ट्स में तरीके बताए हैं जिससे कि प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करना काफ़ी आसान हो सकता है. पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है इग्नोरिंग इंटरडिपेंडेंस. अगर हम कंपनी के बीच में इंटरडिपेंडेंस जो है उसको इग्नोर कर दें तो कोई ना कोई मॉडल तो बना ही लेंगे ना कि जिसमें प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो जाए. तो इसके अंदर क्या मैटर लिखना है आपने वो डिस्कस किया गया है. A determinate solution can be reached by ignoring the interdependence under oligopoly. Oligopoly के अंदर जितनी भी interdependence है अगर उसको इग्नोर कर दें तो हम एक प्रॉपर मॉडल बना सकते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का. When interdependence is not recognized, the demand curve becomes determinate and the standard analysis of the theory of firm can be used to find out the determinate price and output. अगर हम इंटरडिपेंडेंस को हटा दें तो डिमांड कर्व प्रॉपरली बन जाएगी और अगर डिमांड कर्व बन गई तो AR कर्व भी बन जाएगी, MR भी बन जाएगी. उससे हम एक डेफिनेट सोल्यूशन पे, प्राइस एंड आउटपुट के सोल्यूशन पे आ सकते हैं. Cournot and Bertrand have followed this approach in their models of oligopoly. कोर्नॉट ने और बर्ट्रैंड ने ये कहा था कि भाई हम इंटरडिपेंडेंस को नहीं मान रहे, एक कंपनी क्या कर रही है दूसरी कंपनी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखती. इस टाइप का मॉडल था, वो मैंने पूरा का पूरा बनाया हुआ है, शायद आज रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, कल रिकॉर्ड करूँ. द कोर्नॉट in his original model assumes that each entrepreneur believes that the rival entrepreneur will never change his output. कोर्नॉट ने जो मॉडल बनाया था वो नाइव बिहेवियर पे बनाया था. नाइव बिहेवियर ये कहता है कि एक कंपनी अपने डिसीजन लेती है ये सोच के कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो जैसा कर रहा है वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा कुछ. ठीक है. बर्ट्रैंड ऑन द अदर हैंड assumes that a duopolistic firm expects that the rival firm will not react to its own price change. तो वो कहता था कि जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस के चेंज करने से जो दूसरी फर्म्स हैं उसमें प्राइस रिएक्शन नहीं करेंगी. ठीक है. विलियम जे बॉमल इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट ओलिगोपोलिस्टिक फर्म कैन इग्नोर माइनर पॉलिसी चेंजेस ऑफ राइवल फर्म्स बट मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन एनी केस हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. जो बॉमल थे वो ये कहते थे अगर जो ओलिगोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोई स्मॉल चेंजेस करते हैं तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए, मगर अगर कोई मेजर पॉलिसी चेंज करें तो बाकी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स को वो इग्नोर नहीं करना चाहिए. देयरफॉर अ डिटर्मिनेट सॉल्यूशन रीच्ड बाय इग्नोरिंग इंटरडिपेंडेंस इज मोस्ट अनरियलिस्टिक. सिंपल वर्ड्स में हम डिटर्मिनेट सॉल्यूशन निकाल तो लेंगे मगर हम इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करेंगे, ये काफ़ी अनरियलिस्टिक हो जाता है. क्रिटिसाइजिंग दिस अप्रोच रोथस्चाइल्ड रिमार्क्स, उन्होंने इसकी बुराई की है कि भाई हम कैसे इंटरडिपेंडेंस को ख़त्म कर दें, ये तो मॉडल ही गलत हो गया फिर तो. ठीक है ना. दिस अप्रोच इज एब्सोल्युटली वैल्यूलेस बिकॉज इट सॉल्व्स द ओलिगोपोली प्रॉब्लम बाय रिमूविंग फ्रॉम द एनालिसिस इट्स मोस्ट डिफरेंशिएटिंग, यहाँ डिफरेंशिएटिंग आना था, मैं यहाँ टी लिख लेता हूँ, मोस्ट डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट दैट इज ओलिगोपोलिस्टिक कॉन्शियसनेस ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस. तो रोथस्चाइल्ड ने ये कहा है कि भाई हम जो सबसे मेन पॉइंट है ओलिगोपोली के मॉडल में कि वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है उसको ही हटा दें तो फिर थ्योरी कैसे बनाएंगे, तो ये तो गलत हो गया ना. तो ये भी वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है कि अगर हम इंटरडिपेंडेंस को कंसिडर ना करें उस तरीके से भी हम मॉडल्स को डिटरमिन कर सकते हैं, उन मॉडल्स को बना सकते हैं जो प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमिन करते हैं. तो सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रिडिक्टिंग राइवल्स रिएक्शन पैटर्न एंड काउंटर मूव्स. दूसरा तरीका ये है कि प्रिडिक्ट कर लो कि राइवल क्या करने वाला है, अगर प्रिडिक्शन सही होगी तो हमें पता लग जाएगा कि वो ये करने वाला है, उसके हिसाब से हम ये करेंगे, जैसे गेम थ्योरीज वगैरह में होता है. ठीक है. तो इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है. It is also possible to arrive at a determinate solution to the price and output problems under oligopoly by anticipating competitive reactions on the basis of guesswork or past experience. तो जो भी कंसर्न्ड ओलिगोपोलिस्ट है वो देखेगा पास्ट एक्सपीरियंस से या अपने गेसवर्क से कि अगर मैं ये करता हूँ तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा, मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा. उस तरीके से गेस वर्क करके भी काउंटर मूव्स ऑन मूव्स को डिटरमिन किया जा सकता है जिससे कि प्राइस एंड आउटपुट अच्छे तरीके से निकाले जा सकते हैं. एग्जाम्पल चैम्बरलिन.
Chamberlain, who recognized the interdependence, has taken the view that each seller seeking to maximize his profit must reflect well and look to the total consequence of his move. तो सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि जो सेलर है सीकिंग टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, जो भी ईच सेलर अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है, वो हर एक मूव को, जो उसके काउंटर मूव्स हैं, उनको देखे. ही मस्ट कंसिडर नॉट मेयरली व्हाट हिज कॉम्पिटिटर इज डूइंग नाउ बट ऑल्सो व्हाट ही विल बी फोर्स्ड टू डू इन द लाइट ऑफ द चेंज विच ही हिमसेल्फ इज कंटेम्पलेटिंग. तो वो ये कहता था कि हमें कंसिडर करना चाहिए, कि ये नहीं कंसिडर करना चाहिए सिर्फ कि वो क्या, उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है. कॉम्पिटिटर जो कर रहा है वो तो कंसिडर करें. कॉम्पिटिटर हमारे प्राइस के या आउटपुट के चेंज आने से, या फिर हमारे एडवर्टाइजमेंट या किसी कैंपेन की वजह से वो क्या काउंटर मूव्स दे सकता है, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है. बेसिकली इंटरडिपेंडेंस की बात चल रही है, समझ के बात. उसके बाद वो कहते थे कि देयरफॉर under oligopoly all firms know that if any firm lowers its price, other will follow it and there is no interval, basically इसमें interval gap नहीं आएगा, in which it can enjoy the larger profit it anticipates. सिंपल वर्ड्स में अगर एक कंपनी प्राइस गिराएगी तो इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि दूसरी कंपनी भी प्राइस गिरा देगी और शॉर्ट इंटरवल में गिरा देगी, ताकि पहली कंपनी के जो वो सेल्स वगैरह हैं या प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा ना बढ़ें. The price of all firms thus move together till equilibrium price will be the monopoly price, and all the firms together will produce monopoly output which will be equally shared by them. सिंपल वर्ड्स में अगर ऐसे ही चलता है, प्राइस गिराते रहे, दूसरे भी प्राइस गिराते रहे, फिर उससे भी प्राइस गिराते रहे, तो लॉस में कई कंपनियां एग्जिट हो जाएंगी, कई कंपनियां रह जाएंगी. तो जो भी प्राइस सेट होगा वो मोनोपोली प्राइस सेट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी फर्म्स मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगी और बाकी फर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगी. समझ की बात. अकॉर्डिंग टू पॉल स्वीजी ने जो किंग डिमांड का मॉडल दिया था, एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म फेसेस अ डिटर्मिनेट किंग डिमांड कर्व. पॉल स्वीजी का मॉडल भी मैंने बनाना है, उस पर भी पूरे मैंने नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं. पॉल स्वीजी ने ये कहा था कि जो डिमांड कर्व होती है वो किंक्ड होती है. किंक्ड मतलब किंक निकला होता है, कुब निकला होता है डिमांड कर्व में, ठीक है. तो वो ये कहते थे द किंग डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द assumption that if the firms decide to raise its price, its competitor will not raise the price too. किंग डिमांड कर्व इस एजम्पशन पे बेस थी कि अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटर अपना प्राइस बढ़ाता है तो बाकी कंपनियां उसको फॉलो नहीं करेंगी. However, if it lowers the price, the rivals will certainly lower their prices. सिंपल वर्ड्स में अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी कंपनियां फॉलो नहीं करेंगी. वो कहेंगी ठीक है प्राइस बढ़ा रहा है, बढ़ाने दो, हमारा प्राइस तो यही रहेगा, हमारा सेल्स बढ़ जाएगा. तो अगर वो कंपनी प्राइस गिरा देती है तो बाकियों को भी गिराना पड़ेगा अगर उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है. दिस रिजल्ट्स इन अ किंक इन द डिमांड कर्व एट अ प्रिवेलिंग प्राइस. इस वजह से जो डिमांड कर्व है इसमें ये कुबसा बनता है. RL हॉल एंड CIH हॉल एंड हिच वर्जन भी था एक, वो भी डिस्कस करूंगा डिमांड कर्व का. यूज द टूल ऑफ किंग डिमांड कर्व टू एक्सप्लेन द प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली. उन्होंने ये बताया कि ओलिगोपोली के अंडर प्राइस रिजिडिटी होती है, प्राइस आसानी से बढ़ भी नहीं सकते, आसानी से गिर भी नहीं सकते. ये उनके मॉडल्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ तो पॉइंट्स चल रहे हैं. दे डू नॉट यूज it to explain the determination of price itself, which in their opinion is decided on the average cost principle. वो ये कहते थे कि जो प्राइस एंड आउटपुट है वो एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से ही डिटर्मिन किया जाता है, AC के हिसाब से डिटर्मिन होता है. तो ये सेकंड पार्ट था. अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, कॉल्यूजन, फॉर्मल और टैसिट. सिंपल वर्ड्स में कॉल्यूजन भी कर सकती हैं कंपनियां. कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं और एग्रीमेंट के थ्रू, या टैसिट का मतलब बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग इसको टैसिट कहते हैं, कुछ लोग टासिट कहते हैं, एक ही बात है, टैसिट, ठीक है. टैसिट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो फॉर्मल नहीं है, कंपनियों ने आपस में हाथ मिला लिया मगर पर्दे के पीछे है, क्योंकि उस कंट्री में क्या पता कंपटीशन पॉलिसी है कि कंपनियां आपस में हाथ नहीं मिला सकती. समझ के बात. तो अगर कॉल्यूजन करते हैं तो भी इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है.
Firms under oligopoly, recognizing their interdependence, often enter into collusion for maximization of their joint profits. वो अपने दोनों के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपस में हाथ मिला सकते हैं. Whether the collusion is formal or tacit, मतलब collusion या तो फॉर्मली एग्रीमेंट कर लिया या tacit मतलब पर्दे के पीछे हाथ मिला लिए, लोगों के सामने मिली नहीं हुई कंपनियां और पीछे से हाथ मिलाया हुआ है, इस टाइप का भी हो सकता है. इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं या पर्दे के पीछे इलीगली आपस में हाथ मिलाते हैं. जैसे आपने देखा होगा, जब भी किसी कंपनी के जो मोबाइल के जो रिचार्ज हैं उनके रेट 10-10, 20 रुपये बढ़ते हैं, तो सारी की सारी कंपनियां इकट्ठे ही बढ़ा देती हैं. वो आपस में एग्रीमेंट तो नहीं करती, मगर एक दूसरे से बातचीत कर लेती हैं, भाई बढ़ा लो, जो सिम लेके बैठे हैं हम, हमें तो वही यूज़ करना पड़ेगा, कोई सिम तो छोड़ेगा नहीं, इकट्ठे ही बढ़ा देते हैं प्राइस. ठीक है. In any case, collusion makes the market demand curve relevant for determining the price of the product and output levels of different firms in the oligopolistic industry. तो जब भी हम collusion करेंगे तो determination of price and output levels काफ़ी आसान हो जाएंगे. In such cases, the market demand curve is negatively sloped and determinate. तो जब भी हम collusion करते हैं, collusion के डायग्राम में जैसे joint profit maximization के मॉडल्स कराऊंगा, उसमें डिमांड कर्व डिटर्मिनेट होती है और नेगेटिव स्लोप होती है, नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव. ठीक है. तो उसमें हमें पता लग सकता है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिन कैसे होता है. इफ द फर्म्स एंटर इनटू an agreement and for a cartel to avoid competition and form a cartel, अगर वो एग्रीमेंट में आ जाती हैं और कार्टल बना लेती हैं, the market demand curve becomes the cartel's demand curve and thus it become possible to obtain a determinate marginal revenue curves of the cartel. सिंपल वर्ड्स में, अगर वो आपस में मिल जाती हैं और कार्टल की एक बना लेती हैं, कार्टल बना लेती हैं, जैसे ओपेक एक कार्टल है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, तो वो डिमांड का बना लेते हैं कि मैं ये डिमांड का होगी, इस प्राइस पे इतना माल बिकेगा. ठीक है. तो अगर डिमांड का पता लगी तो डिमांड का क्या होता है, AR. अगर AR का पता लग गया तो MR का भी पता लगाया जा सकता है. तो AR का पता लग गया, MR भी पता लग जाएगा. इस हिसाब से प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिन करनी आसान हो जाएगी. Intersection of the combined MC curve of the oligopolistic firms and the cartels MR enables us to determine the price and output level in the industry. अगर हमें पता लगे ये MR है, हम नीचे से MC बनाएंगे, पता लग जाएगा ना इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी क्या होगी. समझ गए ना बात. तो सारा कुछ डिमांड कर्व पे आके ख़त्म होता है. डिमांड कर्व पता लग गई तो AR पता लग जाएगी, AR से MR पता लग जाएगी, फिर कॉस्ट पता लग जाएगी. बाय इक्वेटिंग द MC ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, अगर हम सारों की जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं उनकी इक्वेट कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट को विद द मार्जिनल रेवेन्यू दैट इक्वल्स the marginal revenue that equals the combined MC, we also obtain the determinate output level separately for each firm. हम हर एक फर्म का अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, जैसे जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मॉडल्स हैं और कार्टल्स के अंडर ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ जाते हैं, मतलब कि कौन सी कंपनी कितना माल बेचेगी, ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट तरीके से इनके आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी कंपनी कितने प्राइस पे माल बेचेगी या फिर जो है मार्केट शेयरिंग करेगी. ये सारे मॉडल्स निकाल सकते हैं वंस हमें मार्केट डिमांड कर्व ड्राइव हो जाए. ठीक है. तो कोल्यूजन करके भी ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाती है. एंड एक और तरीका है रिएक्टिंग टू ऑप्टिमल मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर. अगर हमें कॉम्पिटिटर के ऑप्टिमल मूव्स का पता लग गया कि अगर हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, दूसरा ओलिगोपोलिस्ट, तो भी ये आसान हो जाएगा. व्हेन इंटरडिपेंडेंस इज रिकॉग्नाइज्ड, it is also possible to reach determinate solution to the price and output problems under oligopoly by assuming that the firms calculate their rivals' best possible strategies and prepare their own defense and counter moves accordingly. अगर ये कंपनियों को पता है कि आपस में वो इंटरडिपेंडेंट है और ये भी पता है कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ, प्राइस गिराता हूँ या एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, तो कंपनी ये करेगी, तो उस जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं वो इस तरीके से करेंगी, और उनको एक्सपेक्ट करते हुए अपने काउंटर मूव्स को पहले से ही डिटरमिन करना. ऐसी सिचुएशन में भी हम प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं. Here, the oligopolistic firms do not attempt to guess the reaction pattern of the competitors. जो oligopolistic firms हैं वो guess में नहीं चलाती, वो सारा काम guess में नहीं करती रिएक्शन का. ठीक है. This approach was firstly developed by Newman and Morgenstern. पूरा नाम जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कार मॉर्गेस्टन in their theory of games, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई, theory of game and economic behavior. Since then, many economists have developed models
of oligopolistic behavior based on the theory of games. However, the game theory approach has not yet provided the results which could lead to a general theory of oligopoly capable of providing determinate solution of price and output प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिस्टिक अजम्पशंस। तो न्यूमन मॉर्गेस्टे ने गेम थ्योरी दी थी, उसको फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज फर्दर डेवलप हो गई हैं, मगर गेम थ्योरी के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चनेबल जो है इसकी क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। क्वेश्चनेबल जो है ये इतनी ज़्यादा नहीं है। ये कहता है कि अगर हम ये करेंगे तो दूसरी फर्म ये करेगी, दूसरी फर्म ये करेगी तो हम ऐसा करेंगे। गेम थ्योरी के ऊपर भी पूरा एक टॉपिक लेके आऊँगा। तो गेम थ्योरी ने भी वो जो नंबर्स हैं वो कहाँ से लाए ये किसी को पता ही नहीं है। तो बेसिकली सारा कुछ एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड होता है, तो उसके हिसाब से भी प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो सकती है, बट उसके लिए भी हमें इंटरडिपेंडेंस की एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। हमें गेस वर्क होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो दूसरी कंपनी ये करेगी। अगर हमें एग्जैक्टली पता लग गया फिर तो ओलिगोपोली थोड़ा ना, ये ओलिगोपोली में तो इनडिटर्मिनेटनेस रहती है। इस वजह से ही जो है इनडिटर्मिनेट ऑफ प्राइस एंड आउटपुट होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।